नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया. As everybody knows right now that Professor Dr. Deshpande is MD in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology. Today's topic is related with the children. And my dear friends, as I'm telling you all the time, that I am making these videos, yes, of course, basically for the students. For example, this topic is related with the Balaroga or Kaumar Vritya Tantra. Oh, so much complicated name. But yes, in Ayurvedic BAMS course, we have the subject name as a Kaumar Vritya Tantra. But in the modern terminology, it can be called as a आयुर्वेदिक पेडियाट्रिक्स. बच्चों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं. क्या चर्चा करने वाले सर? आज ऐसा है, देखो कि आप सब लोग तो जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों की कुछ बहुत सारी इमरजेंसी आ जाती है ना. हार्ट अटैक आ जाता है, पैरालिसिस का अटैक आ जाता है ना. हाँ, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. तो हम जानते हैं कि ये ऐसे कुछ इमरजेंसी, कुछ अत्यधिक तरीके से कुछ प्रॉब्लम आ गए तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना है 108 को, और हमारी जो पेशेंट है उसको कहाँ एडमिट करना है? ये आईसीयू में एडमिट करते हैं ना. पहले तो हम कैजुअलिटी में लेके जाते हैं. सबको मालूम है कैजुअलिटी का मतलब होता है आपातकालीन व्यवस्था. बहुत बार इमरजेंसी सबको मालूम है. इमरजेंसी शब्द हर एक को मालूम है ना? आपको मालूम है ना? तो ये इमरजेंसी जैसे बड़ों की होती है, हाँ, उसी तरह बच्चों में भी ऐसी इमरजेंसी प्रॉब्लम्स आ सकती है. उन बच्चों को भी हमें एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल में, अस्पताल में लेने की जरूरत है. वो फैमिली फिजिशियंस के द्वारा ज्यादा उपचार नहीं हो सकते. उनके लिए ज्यादा इमरजेंसी मैनेजमेंट की जरूरत होती है. जो हॉस्पिटल में भी NICU भी का एक वार्ड होता है. जब नए नए बच्चे का जन्म होता है और उन्हें को कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो उनको बोलते हैं नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, NICU. ठीक है. तो उसी तरह बच्चों को भी ये आईसीयू में एडमिट करने की कभी कभार जरूरत पड़ सकती है. लोगों को मैं साक्षर बना रहा हूं. आरोग्य विषयक साक्षरता, हेल्थ लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश. डॉक्टर देशपांडे का आयुर्वेद एकेडमी चैनल अभी यह साक्षरता बढ़ाने की. आप बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, सीए, वकील, हाँ, इंजीनियर सब होते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट होते हैं. फिलहाल आपको सीधी साधी बातें मालूम नहीं होती आरोग्य विषय, तो उसी के लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी में, स्क्रिप्ट तो इंग्लिश में रहता है. और डॉक्टर देशपांडे, उनको जैसी समझ है हिंदी भाषा की, उतनी उतनी तरीके से वो बात करते रहते. कभी कभार इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जाता है, कभी कभार मराठी भी मेरी मातृभाषा है वो भी मिक्स हो जाती. समझने की कोशिश करना चाहिए हर एक ने. मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप समझाने की, समझ लेने की कोशिश कीजिए. आप बोलेंगे सर ये आईसीयू वाला लफड़ा हमें क्यों बता रहे हैं? ऐसा है भैया कि आपके बच्चों को भी ऐसी जैसी प्रॉब्लम आ गई तो आपको कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए. मैं जानता हूं कि आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देने वाले, उसको नहीं देनी चाहिए, एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल में ही लेना चाहिए. फिलहाल जो कारण मैं बता रहा हूं वो कारणों का आप परहेज रख सकते हैं. वो कारणों से वो बच्चों को बचा सकते हैं, जितना बचा सकते हैं उतना. ऐसा नहीं मैं कहता कि हर एक जो कारण है वो आप प्रिवेंट कर सकेंगे, प्रतिबंध कर सकेंगे. ऐसा नहीं हो सकता. फिर जो बच सकते हैं उसी के द्वारा आपको बचाने की कोशिश करनी चाहिए. ये फायदा है मेरे वीडियो का. दूसरा फायदा ऐसा हो जाएगा कि आपको कम से कम ये पता है कि बाबा ये इमरजेंसी है, ये इसके इसके लक्षण डॉक्टर देशपांडे साहब ने ऐसे ऐसे बताए थे. इससे भी आपको फायदा मिल सकता है. तो देखते हैं एक एक करके. जैसे कि बच्चों को फेफड़े की शिकायत आ जाती है, एपिलेप्टिक कन्वल्जन्स, फिट्स आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, सबके बारे में धीरे धीरे करके बातचीत करेंगे. ये इसको बोलते हैं इमरजेंसी कुछ डिसीजेस की चर्चा. ये 3 वीडियोस मैंने बना रखे हैं. एक पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इमरजेंसी, उसका यहाँ पर नाम देख रहे हैं, प्राण रक्षा विधि करके बताया है.
प्राण रक्षा विधि, विधि का मतलब प्रोसीजर, प्राण की रक्षा करना है, जीवित बचाना है, मर नहीं जाना, मरना है नहीं है, बच्चों को मरने से बचाना है, हमें बच्चों को मरने से बचाना है, इसीलिए लिखा है प्राण रक्षा विधि। पार्ट 2, अभी पार्ट 3 अगले लेक्चर में हो जाएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बड़ा है टॉपिक, ठीक है। ये पहली वाली शिकायत क्या है, देखिए यहां पर क्या लिखी है, फॉरिन बॉडी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कुछ भी चीजें है ना, जनरली हम जब खाना खाते हैं तो यहां पर अन्न नलिका है, आगे चलकर आमाशय है, आगे चलकर आंत्र है। जब हम फूड खाएंगे, अन्न पदार्थ खाएंगे, तो किधर जाना चाहिए, अन्न नलिका में जाना चाहिए। कभी कभार क्या हो जाता है, बच्चे खाते समय ध्यान नहीं देते खाने के ऊपर, और जो अन्न कण है वो श्वास मार्ग में चले जाते हैं। श्वास मार्ग में चले जाने से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तड़फड़ तड़फड़ हो जाती है बच्चों की, काला नीला पड़ जाता है, साइनोसिस हो जाता है। समझ रहे हैं बात। तो ये सिर्फ अन्न पदार्थ नहीं, कई कबार ये ऐसे कि पीनट्स होते हैं, कुछ मणि होते हैं, पर्ल होते हैं, वो डालते खेलते खेलते समय एक दूसरे की तरफ ऐसे डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं, जो भी नेचुरल नहीं है, विकृत फॉरिन बॉडी है, फॉरिन बॉडी, वो हमारी सांस मार्ग में चली जाती है बच्चों द्वारा, ये इमरजेंसी है। मोस्ट एयरवे फॉरिन बॉडी एस्पिरेशन ऑकर्स इन द चिल्ड्रन एजेड 1 to 3 years। जो बच्चे छोटे हैं, 1 से 3 साल तक के जो बच्चे, उन्हों में ये तकलीफ ज्यादा होती। ध्यान से, बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना, तो ये बच्चों को पता नहीं होता। ये देखिए आगे चलते हैं कि इसके कारण क्या क्या है। इटियोलॉजी का मतलब होता है कारण। ये फॉरिन बॉडी सांस मार्ग के जाने के कौन से कारण है, ये देखिए। ये बच्चे जो होते हैं ना, उनमें मोलर्स नहीं होते, मोलर, ये हमारे दांतों की सब रचना होती है, बीच में इंसिजर्स होती हैं, बाद में प्री मोलर्स होते हैं, बाद में मोलर्स होते हैं। तो बच्चों में यहाँ फाइनली जो यहाँ पर जो दंत होते हैं, टीथ होते हैं, वो मोलर टीथ की कमी होती है। तो जब खाना खाने में नम 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 करना चाहिए ना, वो बच्चे अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं कर पाते, और कुछ कबार अच्छी तरह से ग्राइंड मिक्सिंग नहीं होने के कारण वो अन्न कण सांस मार्ग में चले जाते हैं। तो पहला रीजन बताया है कि हम वो टाल नहीं सकते, सिर्फ बच्चों को बता सकते, भैया बच्चे धीरे 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 करके एक एक थोड़ा थोड़ा खाइए, ऐसा बता सकते हैं, उसको कोशिश कर सकते हैं, उसके खाने के वक्त उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। नहीं तो आप टीवी देख रहे हैं और बच्चा अपने आप बसा बस खा रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, और गया सांस मार्ग में, खांसी आ गई करके बहुत रोने लगा जोर जोर से, तो क्या है, दिक्कत है ना। दे टेंड टू बी रनिंग और प्लेइंग एट द टाइम ऑफ, जब हम खिलाते हैं बच्चों को, वो भागदौड़ करते हैं, यहाँ पर अरे 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 पिंटू पिंटू, ये देखिए, ये देखिए, ये ले, थोड़ा थोड़ा खा ले, थोड़ा थोड़ा खा ले, ये ऐसा घूमता फिरता रहता है बच्चा। तो ये घूमने फिरने के टाइम, खेलकूद के टाइम जब खाना खाता है बच्चा, तो अन्न मार्ग के जाने के बजाय वो जाता है सांस मार्ग। तो दूसरी आपको एक विनंती है कि बच्चे को खाते समय एक जगह पर बिठाकर खाना देने से ज्यादा फायदा मिल जाएगा। भाग दौड़ करते समय, खेल कूद करते समय खाना आपने दे दिया तो उसको ये तकलीफ हो सकती है। दे टेंड टू पुट ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ मोर फ्रिक्वेंटली, कुछ भी चीजें डाल देते हैं, यहाँ वहां डाल देते हैं। दे लैक द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्वेलोइंग एंड ग्लियोटिक क्लोजर। हमारी अन्न नलिका और श्वास नलिका के बीच एक पर्दा होता है, हाँ, उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब अन्न खाते हैं तो सांस मार्ग के ऊपर खटैक बंद किया जाता है, पर्दे से बंद किया जाता है, और जब सांस लेते हैं बच्चा, खाना नहीं खाते, तो इधर आ जाता है वो पर्दा, ऐसा 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 वो पर्दा चल, अन्न मार्ग सांस मार्ग, अन्न मार्ग सांस मार्ग चला रहता है। तो ये बच्चों में वो जो अवयव है उसकी पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई है, इसी के कारण, लैक्सिटी के कारण अन्न कण कई कबार अन्न नलिका के बजाय सांस नलिका में चले जाते हैं। आगे देखते हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, पैथोफिजियोलॉजी करके बताया है कौन सी विकृति किस तरह से आ सकती है। फूड एटम्स आर एस्पिरेटेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, अन्न पदार्थ गलत तरीके से सांस मार्ग में जाएंगे। जैसे यहां पर एक उदाहरण दाखिल दे दिया है, पीनट्स आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एस्पिरेटेड फूड। पीनट्स चले जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, वो सांस नलिका में जाकर ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध पैदा करते हैं।
After foreign body aspiration, foreign body can settle into the 3 anatomic sites. ये जो गया है अंदर, पीनट चाहे या और कुछ गई है अंदर, वो कहां कहां पर अवरोध पैदा करती है। जैसे कि लैरिंग्स, हमारी आवाज जहां से आती है, सांस मतलब बोलने वाली एक पेटी होती है, उसको लैरिंग्स बोलते हैं, वहां पर अटक जाएगा। ट्राकिया, ट्राकिया का मतलब सांस नलिका की बहुत बड़ी जो नलिका है उसको ट्राकिया बोलते हैं, और छोटी छोटी नलिका है उसको ब्रोंकस बोलते हैं। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ट्राकिया, ब्रोंकस, ये सांस मार्ग है, उसमें अटक जाएगी वो चीज जो भी है वो। ठीक है। रिस्क, कौन से रिस्क है? हार्ड फूड, चबाने के कठिन जो पदार्थ है उसमें अटक जाने की संभावना। जो पिघल जाते हैं पानी में वो तो नहीं जाएंगे उधर, है ना, वो अन्ननलिका में जाएंगे। पीनट्स हो सकते हैं, ग्रेप्स हो सकते हैं, बीन्स हो सकते हैं, और सीड्स हो सकते हैं। ये पदार्थ जो है वो सांस मार्ग में अटक जाने की संभावना ज्यादा है। तो ये अटक गई अभी। ठीक है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए, फॉरेन बॉडी अटक गई। स्टेजेस देखिए, यहां पर स्टेजेस बता है ना, ये देखिए। फेजेस ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, जब सांस मार्ग में जाएगी तो पहला चोकिंग करेगी, चौक, स्टॉप, रास्ता रोको, बंद कर दिया उन्होंने, चोक कर दिया। उसके बाद गास्पिंग, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। तीसरी घटना होती है कफिंग, वो निसर्ग ऐसा कोशिश करेगा कि जो वस्तु अंदर अटक गई है वो बाहर फेंकने की कोशिश कफिंग के द्वारा की जाती है। यहां पर फटका मारने उसका, बच्चा है तो थोड़ा धीरे से लगाना, यहां पर ऐसे आगे झुककर उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा करे, थोड़ा आराम से ऐसा। तो हो सकता है कि वस्तु बाहर निकल आए। जोर से उधर फटका नहीं देना, मैं बता रहा हूं आपको, विनंती कर रहा हूं। बड़े को तो हम ऐसे ऐसे कर सकते, बच्चों को बहुत आसान, धीरे धीरे करेगा, ऐसा ऐसे, थोड़ा, नहीं तो ऐसा ऐसा। नीचे से ऊपर आना है आपका हाथ, ऐसा नीचे नहीं ढकलना, नीचे वाले हिस्से में नहीं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर पीठ पर आपको हाथ। ये प्रथमोपचार है, उसे तो तुरंत हॉस्पिटल में लेना ही लेना है, इसमें कोई बात आशंका नहीं है। आपके हर एक के पास इस चैप्टर, इस वीडियो के द्वारा मैं हर वीडियो में आपको बताऊंगा कि हर एक घर में अपनी अपनी कुछ, अपनी अपनी जो स्टाइल है, स्टाइल, कई लोगों के पास डायरी रहेगी, कई लोगों के पास कैलेंडर रहेगा, उसके ऊपर नजदीक वाला हॉस्पिटल जहां पर आईसीयू है उसका नंबर होना ही होना है। नंबर लिख के रखो भैया, एम्बुलेंस का नंबर, नजदीक वाले एम्बुलेंस का रखो, लिख के रखो। ये बहुत सारे लोग इतने गलती करते हैं ना, कुछ नहीं, उनका मोबाइल में रखो यार, दोनों फोन नंबर, हॉस्पिटल का फोन नंबर, डॉक्टर का फोन नंबर, एम्बुलेंस का फोन नंबर रखने में क्या तकलीफ है आप? बहुत सारे, ढेर सारे, 1000 2000 फोन नंबर है, वो 3 नंबर से क्या हो जाएगा? रखना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। नहीं तो क्या हो जाता है, आप गूगल पर जाते हैं उस टाइम जब यह मुसीबत पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं है। जो इमरजेंसी 3 वीडियोस में, हर वीडियो में रिपीट करूंगा कि आपके पास तुरंत फोन नंबर होनी चाहिए। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे आप क्या करेंगे उस टाइम? कैसे ढूंढ के निकालेंगे कौन सा फोन नंबर? ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का, डॉक्टर का फोन नंबर आपके पास सदा सदोदित होना चाहिए। आगे चलते हैं। असिम्प्टोमेटिक फेजेस, subsequent lodging of the object with relaxation of reflexes often results in the reduction or cessation of symptoms. थोड़ी थोड़ी सिम्टम्स, लक्षण में उतार हो सकता है जब थोड़ा सा बच्चा रिलैक्स हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन, फॉरेन बॉडी प्रोड्यूसिंग इरोजन, वो अंदर जाके उधर जख्म कर देगा, अवरोध पैदा करेगा, उसकी वजह से बच्चे को, फेफड़े को न्यूमोनिया हो जाएगा। कभी कभार पस फॉर्मेशन हो सकता है, एप्सिस फॉर्म हो जाएगा अंदर वाले फेफड़े में। समझ रहे बात? फॉरेन बॉडी इन द नोज, अभी देखिए ये बात चल रही है कि पूरा अंदर नहीं गई है। फॉरेन बॉडी है ना, हमारी नासिका तक सीमित है, नासिका में गई है, यहाँ नोज में गई है। ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जो भी यहां गई है तो उधर से सांस नहीं ले पाएगा, यहां गई है तो इधर से सांस नहीं ले पाएगा वो बच्चा। कृपा करके जब नासिका में कुछ भी चीजें डालते हैं बच्चे लोग, तो आप लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिए। आप कुछ घर में जो भी होती है ना चीजें, कुछ चम्मच होता है और कुछ छोटी बड़ी चीजें होती है, वो अंदर डालकर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा डेंजर है।
मैं आपको सावधान कर रहा हूं, घर में बैठे बैठे कोई भी बोलेगा आप अरे थोड़ा थोड़ा निकालो, अंदर डालो, वो चमचे से निकालेंगे, नहीं भैया नहीं, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो यार। वो क्या हो जाता है, वो अंदर चला जाता है और अंदर और अंदर चला जाता है और अटक जाता है अंदर गले में जाकर या श्वास मार्ग में, पूरा का पूरा बेशुद्ध अनकॉन्शियस हो जाता है वो बेचारा बच्चा, क्योंकि आपने और गलती कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जो होता है ना वो इंस्ट्रूमेंट अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है भैया। उसको वेक्टिस बोलते हैं। वेक्टिस का मतलब वो तार जैसा होता है, वो पीछे डालते डॉक्टर लोग, ऐसे पीछे डालते हैं नसिका में, ऐसा, और ऐसा हुक हुक बनाकर बाहर निकालते हैं। आपके पास क्या हुक है? आपके पास घर में ऐसा कोई नहीं रहता, उससे तकलीफ बढ़ेगी। कि कई लोग क्या करते हैं, जॉनसन जॉनसन बर्ड होते हैं ना, वो ईयर वैक्स निकालने के लिए जो भी चीजें अंदर डालने की निकालने की कोशिश करते हैं, और निकालते निकालते बच्चा और तकलीफ में पहुंच जाता है, अनकॉन्शियस बेशुद्ध हो जाता है भैया। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। फीलिंग ऑफ समथिंग इन द नोज, वो बच्चा बोलेगा ये रोएगा, रोएगा, रोते रहेगा, ठीक है। हाउस स्मेलिंग, और ज्यादा टाइम हो जाता है तो दांव पर वो थोड़ा सा क्या है, प्यूट्रिफिकेशन हो जाता है और गंदा गंदा बदबू आने लगती है। ब्लडी नेजल डिस्चार्ज, उधर से खून निकलता है वो नासिका से। इरिटेबिलिटी पर्टिकुलरली इन द इन्फेंट्स, वो ऐसा ऐसा करेगा बच्चा, ऐसा ऐसा रोते रहेगा, इधर उधर हाथ लगाएगा, ठीक है। इरिटेशन और पेन इन द नोज, बहुत दर्द होता है बच्चे को, आपको लेना ही पड़ेगा आईसीयू में, ठीक है। ये देखिए, जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो यहाँ के डॉक्टर जो है ना वो डायग्नोसिस करेंगे, निदान करेंगे। क्या बोलेंगे? पहले तो पूछेंगे कब कब से हुआ है, ये क्या हुआ है, हाँ कैसी है उम्र बच्चे की, हाँ सब पूछेंगे आपको। क्या डाला था अंदर पता है क्या आपको? आप बोलेंगे नहीं मालूम क्या डाला है अंदर, ठीक है। जो भी अन्न खाते खाते ऐसा हो गया, आप बोलेंगे डॉक्टर को। जो भी चीजें है ना घर पर, एक आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया, एक घंटा, सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर को बतानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हिस्ट्री। राइनोस्कोपी, डॉक्टर उनके पास दूरबीन रहती है, वो नाक के टॉर्च लगाकर ऐसे उनके ऊपर टॉर्च, ईएनटी जैसे ना, ईएनटी डॉक्टर होते हैं, ईयर नोज थ्रोट वाले डॉक्टर, इनके यहाँ वो लाइट लगा लेते हैं और बच्चे को देखते हैं ऐसे नाक में क्या क्या कैसा है। और उसके बाद कभी कभार एक्सरे भी, उनके पास एक्सरे भी होता है, नहीं तो बोलेंगे बाहर जाकर तुरंत एक्सरे निकालो, हमें पता करना है कहाँ है कैसी है करके, ठीक है। मेथड ऑफ रिमूवल, कभी कभार स्थानिक कुछ भूल देकर वो निकाल सकते हैं डॉक्टर लोग। कई कबार बोलते नहीं बहुत अंदर गई है, अभी तो हमें बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जनरल एनेस्थेसिया सार्वजनिक भूल देनी पड़ेगी, और भूल देकर बच्चे को पता नहीं चलेगा, आराम से वो डॉक्टर लोग अपनी अपनी कुशलता से वो फॉरिन बॉडी निकाल देंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। विजुअलाइजेशन, एनेस्थेसिया देने के बाद उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसके द्वारा वो देखते हैं कहां पर है कैसी है, रिमूवल ऑफ द फॉरिन बॉडी आसानी से हो जाता है, कोई घबराने कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी ये चीज जो है ना फॉरिन बॉडी, वो और ज्यादा अंदर चली गई मेरे बारे दोस्तों। गले के बाद आता है लैरिंग्स, आता है यहाँ पर देखिए, फॉरिन बॉडी इन द लैरिंग्स, जो मेरा आवाज जहां से निकल रहा है ना वॉइस, वहां वॉइस कॉर्ड, हाँ होते हैं ना गले में हमारे अंदर, हाँ ये जो है ना लैरिंग्स, ये बोलने वाला डिब्बा है अंदर वाला, ठीक है। लैरिंजियल फॉरेन बॉडीज यूजुअली कॉज कंप्लीट और पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, उससे भी हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो इसमें टिपिकल एक आवाज आती है जब बच्चा सांस लेता है, तो उसके बोलते हैं क्रुप, CROUP, क्रुप बोलते हैं, क्रुप। एक टिपिकल साउंड होता आ जाता है, ठीक है। स्ट्राइडर और एक साउंड है, उसके आगे से चलकर, मतलब उस साउंड से पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा वो अवरोध कर रहा है। यहाँ देखिए एबनॉर्मल साउंड आ जाता है सांस की, हाँ ऐसे कुछ साउंड आ जाते हैं, थोड़ा सा जोक जैसे लग रहा है, फिर ये समझने की कोशिश कीजिए, उसको स्ट्राइडर बोलते हैं। एबनॉर्मल साउंड होता है, हाई पिच म्यूजिकल ब्रीदिंग साउंड, सांस लेने की आवाज है, फिर अलग है, नॉर्मल नहीं है। कफिंग करता है वो बच्चा, खांसी आती है उसको बार बार। होर्सनेस ऑफ वॉइस, रोता है तो भी रोते समय उसका आवाज बदल जाता है, रोने की आवाज भी बदल जाती है। देखिए भैया, रोने की आवाज बदलने से क्या पता चलता है, अंदर गई वो चीज, चला 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 हॉस्पिटल चला। डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, रो रहा है बच्चा जोर जोर से, और इसके जो जबान होती है उसका नीला रंग आ जाता है, साइनोसिस बोलते हैं। ब्लू ब्लू कलरेशन, यहां पर भी आ जाता है ब्लू कलरेशन नाखून के ऊपर। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, वो साइनोसिस का मतलब है बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है,
नहीं मिल रहा है तो देना चाहिए उसको। ऑक्सीजन मास्क लगाकर हॉस्पिटल में दे सकते हैं, घर पर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तुरंत भागना है हमें। मैनेजमेंट क्या करते हैं, कभी कभार सीरियस होता है तो यहाँ पर एक छिद्र डालकर, ट्रैकियोस्टोमी बोलते हैं, एक होल पैदा करते हैं और उधर के ऑक्सीजन की नली लगा देते हैं। ठीक है, ये पहले, उसके पहले लैरिंगोस्कोप दूरबीन के द्वारा डॉक्टर अंदर झांक कर देखते हैं। उनके पास एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, कुछ नॉर्मल होती है, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो ओटी में ले जाएंगे डॉक्टर, बच्चे को आपको बाहर बिठाएंगे, लाल दीवार चालू हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर पता तो होना चाहिए कि हमें हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की जरूरत है। हाँ, बच्चे का आवाज बदल जाता है। ये अंदर चली गई, अभी देखिए और अंदर चला रही है। ये फॉरेन बॉडी देखिए अंदर गई। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंका मैंने पहले बता दिया ना, ये लैरिंग्स अलग है। लैरिंग्स का संबंध कहां से है, आवाज। और ये ट्रैकिया क्या है, ये मेरे बीच वाले देखिए यहाँ, देख रहे क्या आप, बाहर से नहीं दिखेगा, आपका अंदर है। अंदर वो सांस मार्ग की एक बहुत बड़ी नली है, उसके बहुत छोटे 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 नलिका होती है, उसको ब्रोंका बोलते हैं, ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी है ना, ब्रोंक्यूल आ जाता है। यहाँ पर हमारी फेफड़े में ना छोटे एल्वियोला होते हैं, बैग्स होते हैं, उसके द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं बाहर सृष्टि में। ठीक है ना, तो ये हो गया सांस मार्ग की में, ये फॉरेन बॉडी चली गई। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो बार बार खांसी आ रही है, उसको रुक नहीं रही खांसी, ऐसा कर रहा है, रो रहा है, खांस रहा है, रो रहा है, खांसी आ रही है। इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस डिस्निया, रुक रुक कर उसकी सांस बंद हो रही है। साइनोसिस, ब्लूइश नीला कलर आ रहा है। जबान को यहाँ पर, आंखों, यहाँ पर फिंगर्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दिस डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द फॉरेन बॉडी। कितनी सांस रुकेगी ये किसके ऊपर निर्भर है, वो जो फॉरेन बॉडी है उसका साइज क्या है, आकार क्या है। द मोस्ट कॉमन साइट इज द राइट मेन ब्रोंकस बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेट एंगल ओरिजिन फ्रॉम द ट्रैकिया। दाहिने साइड वाला जो नलिका है उसमें अटकने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है, ऐसा लिखा है। वो रिसर्च है, संशोधन है। अभी डॉक्टर लोग क्या करेंगे, अगेन ये यहां से नलिका डालेंगे अंदर और झांक कर देखेंगे दूरबीन के द्वारा। ये दूरबीन है, ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। बहुत अच्छी तरह से पता चलता है उनको, एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं वो, कोई चिंता की बात नहीं। आगे चलते हैं और वो फॉरेन बॉडी को रिमूव कर देंगे। समझ गई बात क्या हो रही है। तो बच्चे को खेल कूद के समय खाना नहीं देना है। खाना देते समय आप टीवी देख रहे हैं और बच्चा खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी कभार दुर्दैवशात वो हो गया तो क्या करना है, आपके पास हॉस्पिटल का नंबर होना है और ये एम्बुलेंस का नंबर होना है, और साइनोसिस देखना है हमें, खांसी है, और उसको थोड़ा थोड़ा इधर आप ये कर सकते हैं, आगे झुक कर। पीछे कभी भी ऐसा लेटाना नहीं उसको, बच्चे को, नहीं तो और अंदर जाएगी वो फॉरेन बॉडी, और अंदर चली जाएगी। समझ रही बात, आगे 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 उसको लेना है, ऐसा 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 पोजीशन होना चाहिए बच्चे की, पूरे आगे झुक कर होना चाहिए, आगे झुक कर, पीछे झुकना नहीं है, पीछे झुकना नहीं है, ध्यान से सुनिए। दूसरा इमरजेंसी की बात करेंगे अभी, कन्वर्जन, रो रहा है, कन्वर्जेंस। यहां लिखिए स्टेटस एपिलेप्टिकस, आगे वाली बीमारी क्या है, बहुत लोगों को पता है, मिर्गी की बीमारी बोलते हैं ना, हिंदी में मिर्गी बोलते हैं ना, मिर्गी। एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस आ जाते हैं ना, फिट्स आ जाती है, फिट्स। हाँ, स्टेटस एपिलेप्टिकस इज व्हेन ए सीजर लास्ट लॉन्गर देन 5 मिनट्स और मोर। ज्यादातर क्या होता है, ये जो मिर्गी की फिट्स आती है ना, वो एक मामूली सी आती है, 1-2 मिनट में बंद हो जाती है। ये क्या है, इसका नाम देखिए क्या, स्टेटस। स्टेटस का मतलब है लगातार ज्यादा वक्त वो फिट आ रही है, ज्यादा टाइम ले रहा है, कम नहीं हो रही, कम नहीं हो रही है, बार बार आ रही है और ज्यादा टाइम वहां पर रुकी है, फिट्स। ठीक है, इट इज कॉमन पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी, बच्चों की ब्रेन की होने वाली ये बीमारी है। ये कितनी होती है देखिए यहां पर लिखा है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 लाख लड़के आपने ले लिए तो उसमें से 20 या 25 बच्चों को यह बीमारी हो सकती है। मतलब ये पर ईयर, ये ऐसे कैलकुलेशन बनाया है उन्होंने लोगों ने, और उसमें कभी कभार बच्चे मर भी सकते हैं। उन्होंने हॉस्पिटल को नहीं लिया आपने और कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बच्चा मर सकता है। 2%, 7%।
स्टेटस एपिलेप्टिकस इज अ मेडिकल एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी। उसके लिए जो ब्रेन वाले जो होते हैं ना डॉक्टर, क्या बोलते हैं उनको, न्यूरो फिजिशियन बोलते हैं। अलग अलग स्पेशलिटी है ना, कई लोग हार्ट के स्पेशल है, कई लोग लीवर के स्पेशलिस्ट होते हैं, कई लोग ये ब्रेन वाले नर्व्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो दो तरीके होते हैं, न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन। ऑपरेशन की बात आ गई ब्रेन की, तो न्यूरो सर्जन काम करते हैं। सिर्फ मेडिसिन देना है तो न्यूरो फिजिशियन देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इमरजेंसी है, मेडिकल स्टेबलाइजेशन फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग द सपोर्ट फॉर एयरवे ब्रीदिंग। तो ये जो मिर्गी की ज्यादा टाइम रुकने वाली शिकायत है, उसमें डॉक्टर लोग दो महत्वपूर्ण चीजें करते हैं। पता है क्या करते हैं? दो महत्वपूर्ण चीज, एक पहले तो करते कि सांस मार्ग अच्छा होना चाहिए बच्चे का, ऑक्सीजन अच्छा हो जाना चाहिए, सांस मार्ग में कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, चाहे वो आपको ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़े, वेंटिलेटर लगाना पड़े, जो भी चीज है। और दूसरी बात आती है कि जो रक्त संचरण है पूरे शरीर में, सर्कुलेटरी काम कर रहा है ना, रक्त परिभ्रमण, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो सलाइन वगैरह लगा देंगे, क्या करना है, इंट्रावेनस फ्लूइड बोलते हैं ना, उसके द्वारा वो सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना, दुष्परिणाम, ये इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक सांस मार्ग की चीज और दूसरी ब्लड सर्कुलेशन वाली चीज। ठीक है, ये देखिए अभी हम बोलेंगे कि इसका मिर्गी का डायग्नोसिस कैसे करें। हाँ, यहां पर देखिए मिर्गी का डायग्नोसिस। तो पहले आता है कि जो भी कारण है उसके, वो देखने की कोशिश करेंगे। मतलब वो बच्चे के माँ बाप को पूछेंगे, रिश्तेदार को पूछेंगे कि बच्चे को पहला कुछ प्रॉब्लम था क्या, उसका कुछ ब्रेन का ट्रीटमेंट चल रही है क्या, उसका जन्म कैसे हुआ है, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रसूति के दौरान उसको कुछ फोर्सेप वगैरह डिलीवरी हो गई थी क्या, उसको कुछ सक्शन वगैरह मशीन लगाया था का। ऐसे बातें पूछकर उसका कुछ आपके पास कागज वगैरह है क्या, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निकाला है क्या, ये देखकर उनको पता चलता है कि ये एपिलेप्टी का अटैक है और ज्यादा टाइम चल रहा है। उसके बाद ये बुखार के बारे में आपको पूछेंगे, बच्चे को अभी कुछ बुखार था क्या, कितने घंटों से है, कितने दिन से है, ये बातें पूछेंगे डॉक्टर लोग डायग्नोसिस करने के लिए, उसका निदान करने के लिए। और आपके पास ईईजी, जैसे हमारे हृदय का, हार्ट का ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अलग चीज है। यहां पर है यहां वाली बात, ईईजी इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, ईईजी इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। ध्यान से सुनिए, ईसीजी अलग, ईईजी अलग, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आरोग्य साक्षरता। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करते हैं डॉक्टर लोग, हम क्या एक्सपर्ट डॉक्टर्स, हम का मतलब हमारी जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स क्या करेंगे, स्टेटस एपिलेप्टिकस इज अ मेडिकल एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी। ब्रेन वाली इमरजेंसी, अत्यधिक चिकित्सा करनी पड़ेगी। मेडिकल स्टेबिलाईजेशन, शारीरिक स्तर पर कैसे उसका ठीक ठाक करेंगे, तो पहला सांस मार्ग का अच्छी तरह से वेंटिलेशन चलना चाहिए, ऑक्सीजन लगाएंगे, चाहे तो वेंटिलेटर लगाएंगे। उसके बाद सपोर्ट किया जाएगा, जैसे ऐसे मैंने बोला, अम्बू बैग वगैरह दे सकते हैं। सपोर्ट सर्कुलेटरी फंक्शन, जो भी रक्त संचरण चल रहा है उसके लिए रक्त की देने की जरूरत नहीं है, ब्लड वॉल्यूम बोलते हैं, मतलब पानी अच्छा होना चाहिए, तो सलाइन के द्वारा वो चालू किया जाता है, क्योंकि बच्चा तो खा नहीं रहा है, क्योंकि फिट्स आ रही है उसको। उसके बाद जरूरत पड़े तो, ये सब एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे करके इंट्यूबेशन ऑफ रिक्वायर विथ मेडिकल वेंटिलेशन, जैसे मैंने अभी कहा कि नली डाल दी जाती है जब सांस मार्ग रुक जाता है तो। एंटी सीजर मेडिकेशन, कन्वर्जेंस कम करने वाली जो भी दवा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कुछ अलग अलग नाम से, वो मेडिकेशन आपकी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बेंजोडाइजिपाइन बोलते हैं। हाँ, उसके बाद एक गार्डिनाल, बहुत फेमस ड्रग है गार्डिनाल, एपिलेप्सी के दिया जाता है। फिनोबार्बिटाल है और वेल्कोरेट है, ये सब मेडिसिन के नाम है। अभी देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर देशपांडे आपको बताने वाले हैं। ये एपिलेप्सी वगैरह की जो बीमारी होती है, दमे की बीमारी होती है, सोरियासिस की बीमारी होती है, क्या करते लोग कि एलोपैथी में इतने अच्छे नहीं है सर, उसको फिर अभी चल रही है, वो ठीक नहीं हो रही है सर, आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद। कभी कभार बोलते योगा करेंगे, कभी कभार बोलते होम्योपैथी करेंगे,
कभी मन बोलते हैं नेचुरोपैथी करेंगे। कुछ भी करो, कुछ चिंता की बात नहीं, आप जो चाहे वो करो। एक बात ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। ये एलोपैथी की जो गार्डिनाल नाम की और कुछ एंटी एपिलेप्सी कन्वर्जेंस एपिलेप्सी कम करने वाली जो दवा है, कृपा करके एकाएक बंद मत कीजिए। एकाएक बंद मत कीजिए। चाहे वो आप आयुर्वेद चालू करो, चाहे निसर्गोपचार, चाहे होम्योपैथी, जो भी है, एलोपैथी वाली दवा खटक ऐसा नहीं बंद करना है। वो धीरे धीरे बंद करना बहुत ही बढ़िया चीज है, नहीं तो वो बुमरैंग हो जाता है, ज्यादा उसकी प्रॉब्लम्स आ सकती। ये कभी कभार मैं दुर्दैवशात कहता हूं, कई डॉक्टर्स लोग भी ध्यान नहीं देते, टॉल क्लेम करते हैं। मैं बहुत विरोध करता हूं टॉल क्लेम वाले लोगों का। मेरे पास आ जाइए, ये दवा 1 लाख रुपए की 2 महीने की देता हूं, आपका मिर्गी चली जाएगी। अरे क्या बात कर रहे यार। सर डॉक्टर साहब ये हमारी दवा चालू है अभी, क्या बंद करो, बंद करो, मेरी दवा ले लो, ये भस्म ले लो, स्वर्ण भस्म दिया है, ब्राह्मी दिया है। ये नहीं होती, ऐसे नहीं होती डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर नहीं है वो जो टॉल क्लेम करता है, गैर वाजबी ऐसा बोल देता है कि झूठी झूठी बातें करता है, उसको पैसा कमाना होता है। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। आपकी बच्चे की जिंदगी क्यों बर्बाद करे आप। हाँ मैं कहता हूं कि सब पैथी अच्छी है, आयुर्वेद अच्छा है, एलोपैथी होम्योपैथी सब अच्छे है, कुछ नहीं प्रॉब्लम। फिर अपनी अपनी औकात ध्यान में रखने की जरूरत है, और किसी दूसरी पैथी की मेडिसिन बिना वजह, ऐसे डायबिटीज में भी करते हैं लोग, वो बंद कर दो, सब सब बंद करो, चलो मेरा ये ले लो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ गए बात। ये एपिलेप्सी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बता दी। कार्डिनाल जैसी टैबलेट एकाएक बंद नहीं करनी। चलो आगे। आगे वाला प्रॉब्लम है रक्तस्राव। ओ माय गॉड, ब्लीडिंग ब्लीडिंग। आप तो मालूम है ना ब्लीडिंग, बहुत जगह पर आपने देखा होगा ब्लीडिंग कैसा होता है, क्या होता है। रास्ते पर तो गिर जाते हैं तो खून निकलता है ना, जख्म हो जाती है। ये अभी जब मैं ये कर रहा हूँ ना, अप्रैल महीना चल रहा है ना, अभी कौन सी तारीख है, 10 अप्रैल 2024, ये वीडियो जब बन रहा है। बहुत उष्मा यार, इतनी हीट की पूछो मत। बहुत बहुत गर्मी है बाहर, तेज गर्मी है। मेरे पूना में भी 38 39 40 डिग्री तक चल रहा है सेंटीग्रेड। नागपुर वगैरह, जलगांव, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं भैया, उधर तो ये 42 चलता है। बहुत बेकार वाली हालत है, बहुत बेकार वाली। उससे हीट एग्जॉशन भी होता है, हीट स्ट्रोक भी होता है। देखिए हिमोरेज के नजदीक आ रहा हूं मैं, तो ज्यादा बच्चे जब अभी स्कूल को कई कबार क्या होता है, थोड़ा सा समर वेकेशन होता है ना, समर वेकेशन बोलते हैं ना, समर वेकेशन। तो ये बच्चे बाहर दोपहर को क्रिकेट वगैरह खेलने लगते हैं। कोई गलत नहीं, ठीक है, खेलना तो चाहिए, बच्चे ने कूदना चाहिए। अभी हमारी इलेक्शन भी चल रही है। ये देखिए 10 अप्रैल 2024 का वीडियो चल रहा है, और उसी दौरान मैं कह रहा हूं कि भारतवर्ष में लोकसभा का इलेक्शन दिख रहे हैं। सभी जगह पर पॉलिटिकल लीडर्स अपनी अपनी सभा ले रहे हैं लोग। और ये लेते समय जब धूप में ये सब कारोबार आप करेंगे, तो उसी वजह से नाक में से खून निकलना चालू होता है। नाक में से खून आता है, क्या बोलते हैं मालूम है उसको, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। आयुर्वेद में बोला है नासागत रक्तस्राव। नासागत, नासा ये नोज है, टपक 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 खून निकलता है नाक में से। समझ रहे बात। तो उसका बहुत बड़ा टेंशन आ जाता है। वो बच्चा जिसको नाक में से खून आ रहा है, उसके मित्र परिवार बहुत घबरा जाते हैं, वो सब अपने अपने घर भाग जाते हैं। तो एक आधा मित्र होता है जो बच्चे को लेकर घर आता है, मैं ये देखिए आंटी आंटी जी देखिए ना, इसको सुरेश के नाक में से खून निकल रहा है। तो आंटी क्या करती है, वो भी घबरा जाती है। तो पहली बात है किसी का घबराना नहीं। पहली बात ऐसी है कि बच्चों में नाक में से खून आना, बड़ों के में खून आना, टेंशन नहीं लेना है भैया, थोड़ा सा शांति शांति। बहुत भीड़ नहीं जमा करनी है, सब लोगों को बताना अपने अपनी सीट पर बैठ जाओ। वो बच्चे को ऐसे कुर्सी पर बिठाना है। हाँ, ऊपर वाले तो गर्मी हो रही है तो एसी लगाओ, फैन लगाओ। बर्फ है फ्रीज वाला तो बर्फ निकालो, तुरंत बर्फ निकालो। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी अभी के अभी फर्स्ट एड, प्रथमोपचार बता रहा हूं मैं। जब नाक में से खून निकल रहा है, रक्त पित्त व्याधि,
तो पहले तो कभी भी उसको लेटाना नहीं, कभी भी बच्चों को खून आते समय लेटाना नहीं। मुंह में से नाक में से खून निकल रहा है तो ज्यादातर उसको ऐसे आगे झुककर बिठाना है। देख रहे क्या पोजीशन, आगे झुककर, ऐसा नहीं ऊपर देखो ऊपर देखो, गलत 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 गलत, मिस्टेक, रॉन्ग। कभी भी नाक में से खून आ रहा है ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, आगे झुको, आगे झुको। और क्या करो, तो पहले घबराना छोड़ दो। जो भी हमारे पास स्टेराइल कॉटन रहे, हरेक के घर में, हरेक के घर में फर्स्ट एड बॉक्स होनी ही चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए। मतलब क्या होता है, एक शुद्ध, प्योर, बिना उधर इधर का गंदा हुआ कॉटन, कॉटन आपके पास होना चाहिए, बड़ा बड़ा कॉटन होना चाहिए, बैंडेजेस होनी चाहिए, स्टिकिंग होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। और वो पहले से होनी चाहिए। दोपहर को 12, दोपहर के 2 बजे सब मेडिकल शॉप बंद हो गए और भाग दौड़ कर रहे, मेरे को कॉटन चाहिए, मेरे को कॉटन कहां मिलेगा। और क्या करते, कुछ भी गंदा गंदा फड़का उठाते नाक में डालते। अरे ऐसा मत करो यार, मत करो। कुछ अंदर डालना नहीं है, कुछ नहीं डालना अंदर, सिर्फ क्या करना है, थोड़ा पोंछ लेना है ऊपर से ऐसा। हाँ, रक्त जो खून बाहर है ना, क्लीन कर दो यार, क्लीन, स्वच्छ स्वच्छ पानी में से क्लीन कर दो। उसके बाद तुरंत ये देखिए, या देखिए, उसका नाक दबा दिया मैंने। बड़ा हो छोटा हो, बड़ा हो या छोटा हो, कोई फिक्र नहीं है, नाक दबाओ। उसको बोलो मुंह से सांस लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। क्या बोला, 1 2 3 4 सेकंड बोलो। 1 2, जो दबा रहा है ना उसको बोलना है, बच्चे को नहीं, बच्चे को नहीं बोलना, बच्चे को सिर्फ सांस लेना है मुंह से। और एक, आप जो दे रहे ना, मैं जो डॉक्टर है वो बोलेगा 1 2 3 4 छोड़ दो, फिर दबाओ। ऐसे दबाते रहो छोड़ो, दबाते रहो छोड़ो। इससे भी थोड़ा सा खून का मात्रा कम हो जाएगा। हमारी जो बर्फ निकाला है ना, फ्रीज वाला, बाहर से इधर उधर से मंगाओ तुरंत, भागो भागो भागो। तो वो हमारी कुछ फड़का वगैरह रहता है ना, नैपकिन, रुमाल वगैरह, हैंडकरचिप, उसमें डालकर यहाँ यहाँ लगाओ, लगाओ, बार बार लगाओ, यहाँ यहाँ ज्यादा लगाओ, यहाँ ज्यादा लगाओ। तो ये जो आइस है ना, उसके द्वारा क्या हो जाता है, हमारी रक्त वाहिनी अकुंचित हो जाती है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो उससे भी ये खून बंद होने की संभावना रहती है। कृपा करके कुछ भी फड़का या कुछ भी कॉटन जैसी चीजें है ना, वो नाक के अंदर डालने की कोशिश मत करो यार, मत करो, बिल्कुल मत करो। थोड़ा सा बाहर से आप रख सकते हैं और मुंह से सांस लेने के लिए बोलो, और एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा आपको, मामूली सा है तो बंद हो जाएगा, नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाकर वो अच्छी तरह से कुछ एड्रेनालिन वगैरह द्रव्य होते हैं उसका, डॉक्टर लोग करते हैं, उनके पास कौशल्य होता है, उनके पास स्टेराइल चीजें होती हैं, तो ये करके ये हिमरेज बंद हो सकता है। देखिए अभी अभी बहुत सारे हिमरेज के बारे में चर्चा करेंगे, रक्तस्राव के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन, परिभाषा, व्याख्या बताएंगे। इट इज अ कोपियस और हेवी डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल। रक्त वाहिनी द्वारा ज्यादा खून चल रहा है। ए रैपिड एंड अनकंट्रोलेबल लॉस, ये बहुत जोर से चल रहा है, जल्दबाजी में चल रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है वो खून, तो उसको बोलेंगे हिमरेज। हिमरेज इज द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड, खून निकल रहा है थ्रू ए वुंड, जख्म से भी निकलता है, और समटाइम्स विथ सम मेडिकल कंडीशन ऑल्सो। जैसे कि बच्चों में खून की जांच करवाई और जन्मजात पता है लोगों को कि कई बीमारियां ऐसी होती है जहां ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, मतलब हमारे शरीर में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, रक्त को रुकाने वाले घटक, जिसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसकी कमी होती है। उसकी कमी होने की वजह से हीमोफीलिया नाम की बीमारी कई लोगों ने सुनी होगी, थैलेसेमिया नाम की बीमारी सुनी होगी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसको ITP, बहुत सारे लोगों को पता ही है। ये डिसीजेस में बार बार खून निकलता है, ठीक है। चिल्ड्रन आर वेरी प्रोन टू द इंजुरीज, बच्चे हैं तो भागदौड़ करेंगे, खेल कूद करेंगे, तो उसी के दौरान ये जख्म हो सकती है और उसके द्वारा ये ब्लीडिंग चालू हो सकता है। ये देखिए, आगे चलते हैं हिमरेज के बारे में। ये देखिए, कॉम्प्लेक्स सिस्टिंग ऑफ क्लॉटिंग, रक्त को रुकने के लिए बहुत सारी एक चीजें होती है, प्रोसेस होती है, पद्धति होती है। एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म हमारे शरीर में
कई कबार ये एंटी क्लॉटिंग मतलब उसको क्लॉट होने में रुकावट डालने के लिए भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ensures the clot formation only in the presence of blood vessel injury or to limit the clotting process. Dysfunction of this system lead to the bleeding. जब क्लॉटिंग फैक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम है, प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो रक्तस्राव चालू रहेगा। ब्लीडिंग कैन ऑकर इंटरनली। देखिए, सिर्फ जख्म से बाहर होने वाली ब्लीडिंग तो पता है सब लोगों को, अंदर शरीर के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है। Where blood leaks from the blood vessel inside the body or externally either through a natural opening, जहां पर नैसर्गिक छिद्र मौजूद है वहां के द्वारा रक्त निकलता आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने अभी नोज की बात की, उसी तरह से माउथ, चाहे देखो कि अंदर हमारा, बड़ों लोगों की बात कर रहा हूं, ज्यादातर बच्चों में नहीं होता, जो अन्न नलिका है उसमें जख्म होते हैं, अन्न नलिका में जख्म होते हैं, उसको एसोफेजियल वराइसिस बोलते हैं। कई कबार लीवर की प्रॉब्लम होती है, लीवर की प्रॉब्लम की वजह से एसोफेजियल वराइसिस होती है। कई कबार जो बच्चे 10-12 साल के तीखा बहुत ज्यादा खाते हैं, पहले तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, आमाशय को सूजन आ जाएगी, उसके बाद पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर हो या डियोडिनल अल्सर हो। तो ये अल्सर का मतलब जख्म ही है, और जख्म में से ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, कभी कभार कान में से खून निकलता है, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। मध्य कर्ण में जंतु संसर्ग बैक्टीरिया अटैक हो जाता है, पानी बस आ जाता है, खून भी आ जाता है। कभी कभार ट्रॉमा हो जाता है, यहां पर ट्रॉमा, यहां पर ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब आघात, आघात की वजह से भी खून आता है। कई कभार ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत होती है, तो थूक में, बलगम में से खून निकलता है, जिसको हिमोप्टिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोप्टिसिस। तो बलगम के द्वारा खून निकलता है। पेशाब की बात किया आपने, कभी पेशाब को इन्फेक्शन हो गया, हाँ, पीपी, तो क्या हो जाएगा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में जंतु संसर्ग, उसी के द्वारा, पेशाब के द्वारा खून निकलेगा, लाल लाल कलर की रक्तवर्णी मूत्र हो जाएगा आपको, जिसको हिमैचुरिया कहते हैं। आगे चलकर कम है बच्चों में, फिलहाल कभी कभी कब्ज की शिकायत होती है, तो टट्टी बहुत कड़क हार्ड हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, उसके द्वारा उसको मूलव्याध, बवासीर की शिकायत हो जाती है, पाइल्स बोलते हैं उसको, उससे भी ब्लीडिंग हो सकता है। देखिए, ब्लीडिंग के तो बहुत सारे मार्ग हैं जहां से ये ब्लीडिंग हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एनस वजाइना, जो लड़की है उसको कभी कभार ट्रॉमा की वजह से, वजाइना के बारे में 3-4 वीडियो में लगातार मैं आपको बता रहा हूं। हमारी पुरुष हो या स्त्री हो, अपनी अपनी शरीर की एनाटॉमी, रचना कई लोगों को पता नहीं होती, कई लोगों को मालूम नहीं होता ये कौन सा छिद्र है, वो कौन सा छिद्र है। तो स्त्रियों में मैंने हमेशा बता रहा हूं कि 3 छिद्र मालूम होनी चाहिए, एक पेशाब वाला छिद्र, एक बीच वाला वजाइना वाला छिद्र, और नीचे वाला टट्टी वाला छिद्र, जिसको एनल ओपनिंग कहते हैं। तो बीच में वो जो वजाइना है बड़ा वाला, उसके 3 कार्य होते हैं, बच्चों में नहीं, मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ, स्त्री की बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक तो पहला मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो जाता है, मासिक स्त्राव बोलते हैं ना। दूसरी होती है कि बच्चे की पैदा, मतलब डिलीवरी वहां से होती है। और तीसरा जो इंटरकोर्स करते हैं, वो स्त्री पुरुष का जो संबंध आता है, वो उसी मार्ग के द्वारा आता है। समझ रहे बात? धीरे धीरे एनाटॉमी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम कॉजेस की बात करेंगे, कारण की बात करेंगे, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखिए, ब्लीडिंग अराइजेस थ्रू आइदर ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब आघात, क्या क्या आघात। खेल कूद तो ये बच्चों की मतलब बहुत रौनक है ना, ये अच्छी वाली चीज है, सॉरी रौनक नहीं, अच्छी वाली चीज है बच्चों के लिए, खेलना कूदना। तो पढ़ते रहेंगे, हाँ, गिरते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, वुंड्स होती रहेगी, ब्लीडिंग होता रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ट्रॉमेटिक इंजुरी, अंडरलाइंड मेडिकल कंडीशन, जैसे मैंने कहा अभी, आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, प्लेटलेट्स की कमी होती है हमारे शरीर में। प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, जिसके रक्त की रोकने की संभावना बढ़ती है, तो ये उसमें कम होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हिमोफीलिया नाम की बीमारी है, थैलासेमिया नाम की बीमारी है।
देखिए ये ट्रॉमेटिक इंजरी और कभी कभार मेडिकल, ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आघात होने के बाद जो भी चीजें होती है, क्या क्या होती है, पहले एब्रेजन यूजुअली डजंट पेनिट्रेट बिलो द एपिडर्मिस, ऊपर वाली हिस्से में सिर्फ ऐसे, जिसको बोलते हैं ना एब्रेजन का मतलब मेरे को मालूम नहीं, हमारी मराठी भाषा में खरसट नहीं बोलते हम त्याला, ऐसे सिर्फ एक्सटर्नल, ज्यादातर बाह्यता होती है, अंदर कुछ नहीं ज्यादा प्रॉब्लम रहता। उसके बाद आती है कि एक्सकोरिएशन, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन, जो हमारी चमड़ी है उसमें थोड़े से ऐसे ऊपर वाले हिस्से में ऐसे जो स्तर है वो निकाल जाते हैं, तो एक्सकोरिएशन बोलते हैं। हिमेटोमा का मतलब होता है रक्त की गुठली, रक्त संचित होना, तो उसमें डैमेज टू द ब्लड वेसल, रक्तवाहिनी को डैमेज हो जाता है, और ब्लड कलेक्ट इन द स्किन, स्किन के नीचे जब रक्त संचित हो जाता है तो उसको हम हिमेटोमा बोलते हैं। टोमा का मतलब एक सूजन जैसी बात, हिम का मतलब है रक्त, लैसरेशन, उसमें जख्म है, इरेगुलर वुंड कॉज्ड बाय द ब्लंट इंटैक्ट और टू द सॉफ्ट टिश्यू ओवर द लाइन हार्ट टिश्यू और द टीयर, ये फट जाता है, लैसरेशन। इंसिजन, ठिशक्या, अंदर घुस गया, अभी एक कट इन द वुंड टिश्यू और ऑर्गन, पूरा का पूरा कट हो गया, चाकू छुरे होते हैं ना, उससे कट हो जाता है, तो जब ब्लेड लगती है हमें, है ना, सीजर लगती है तो कट हो जाता है, तो उसको इंसिजन कहते हैं। कई कबार डॉक्टर लोग बच्चे को निकालने के लिए सीजरियन सेक्शन का मतलब इंसिजन ही है। ऊपर वाली सब चीजें थी अभी तक तो सुपरफिशियल थी, बाह्यता थी, हाँ, अब ये अंदर घुस गया है, ट्रॉमा सच एज द स्काल्पेल और ड्यूरिंग द सर्जरी। उसके बाद आता है पंक्चर्ड वुंड, मतलब पूरा अंदर गया, ऑब्जेक्ट दैट पंक्चर द स्किन एंड अंडरलाइंग लेयर लाइक द निडल, ये तो बहुत बार होता है ना, निडल घुस जाती है अंदर, जब सिलाई मशीन पर ये हमारी महिला माता भगिनी काम करते हैं तो कभी कभार बाई चांस एक्सीडेंटल वो जो निडल है ना, मैंने ऐसे पेशेंट देखे पूरी की पूरी अंदर की इधर से निकल आई, पूरी की पूरी छेद दिया उन्होंने, उसको बोले पंक्चर वुंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पंक्चर वुंड। ठीक है, सुरी खुपसता है, कई लोग ऐसे ना दूसरा का खून करने के लिए या जब बोलते हैं ना सब लोग होमिसाइडल या सुसाइडल टेंडेंसी, ऐसा चाकू मार देते हैं, तो चाकू मारने से क्या हो जाएगा, पंक्चर वुंड होती है। क्रशिंग इंजुरी कॉज्ड बाय द एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेशर, जब भी आप कभी किसी का वॉल के ऊपर पूरे का पूरा आपका प्रेशर आ गया और आपका दब गए उधर, तो उसको बोलते हैं क्रशिंग इंजुरी। उसके बाद आता है कंट्यूजन, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, हमें वुंड कैसे हो जाएगी, उसका मतलब होता है ब्लंट ट्रॉमा की वजह से ये कंट्यूजन हो जाता है। बॉल स्टिक ट्रॉमा कॉज्ड बाय द प्रोजेक्टाइल वेपन, मतलब ये युद्ध में होता है ज्यादातर, दूर से कुछ इंस्ट्रूमेंट आ गया और आपके शरीर में घुस गया, तो उसको बोलते हैं बॉल स्टिक ट्रॉमा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेडिकल कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, देखिए यहां पर, ये जब हिमरेज रक्तस्त्राव हो जाता है तो पहले वाला है इंट्रावास्कुलर चेंजेस, वेसल का मतलब रक्तवाहिनी, उसके अंदर चेंजेस ऑफ द ब्लड विद इन द वेसल, रक्तवाहिनी के अंदर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, उसके बाद डिक्रीज्ड क्लॉटिंग फैक्टर, ये उसकी संभावना होती है, इसकी वजह से अंदर ब्लीडिंग होता है, जब बीपी शूट हो जाएगा तो फट जाएगी वो ब्लड वेसल और अंदर ब्लीडिंग चालू हो जाएगा। इंट्राम्यूरल चेंजेस अराइजिंग विद इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, एग्जाम्पल दिया है एनुरिज्म नाम की एक शिकायत होती है, जहां पर रक्तवाहिनी के ऊपर भी कुछ आवरण होते हैं और उस आवरण में जब ब्लड संचित हो जाता है तो उसको बोलते हैं एनुरिज्म। इट्स लाइक अ बलून, ब्लड वेसल में बलून जैसा आकार पैदा होना बिकॉज ऑफ द संचित रक्त खून की वजह से, उसको बोला जाता है एनुरिज्म। ज्यादातर एओर्टा में बड़ी बड़ी रक्तवाहिनी है ना हमारी, हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी जो रक्तवाहिनी है उसका नाम है एओर्टा, एओर्टा, AORTA। तो एओर्टा में कभी कभी ये बलून जैसा बन जाता है तो उसको बोलते हैं एनुरिज्म, ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। तो ऐसा कभी आपको ऊपर से कुछ दिखाई दिया, कुछ ऐसा बच्चे के यहाँ ऐसा क्या बलून जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है सीने में, तुरंत तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और देखिए ये कुछ एनुरिज्म जैसा नहीं है ना, क्योंकि वो एनुरिज्म फट गया तो चाहे वो जो भी आदमी है वो मर गया। एओर्टा का एनुरिज्म सीरियस गंभीर है, तो उसको अभी अभी डॉक्टर देशपांडे ने सब बातें बता दी। बाहर से कुछ आपको सीने में कभी कभार ऐसे ट्यूमर जैसा एक स्वेलिंग दिखाई दिया तो डॉक्टर के पास जाकर वो देखना चाहिए कि वो स्वेलिंग एनुरिज्म नहीं है,
नहीं है तो अच्छी बात है, फिर है तो उसके ऊपर तुरंत इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर चेंजेस मतलब सेल के बाहर चेंजेस अराइजिंग आउटसाइड द ब्लड वेसल, जैसे कि यहाँ आमाशय में एच पाइलोरी नाम के जंतु का इंफेक्शन हो जाता है। कभी कभार हमारे ब्रेन में कुछ एप्सिस हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है। पहले ट्यूमर होता है, बाद में उसमें पस होता है, तो उसको बोलते हैं एप्सिस। जिस 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 ट्यूमर के अंदर पस है उसको बोलते हैं एप्सिस। ठीक है, आगे चलते हैं। एनसिड्स कभी कभार इसका कारण नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, हम जो बच्चों के ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जेसिक वेदना कम करने वाली दवा दी तो उसका असर क्या हो जाता है कि ये प्लेटलेट की एक्टिविटी कम हो सकती है। जैसे कि एस्पिरिन नाम की एक दवा है, वो डॉक्टर सब देते हैं और आप लेते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, डॉक्टर के सलाह के बिगाड़ कुछ भी वेदना कम करने वाली दवा लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको कुछ प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद आता है वारफेरिन, ये तो ट्रीटमेंट पार्ट है। कंसिडरिंग इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, रक्त को थोपता है, रक्त को खून बहना बंद करता है। फिर कभी कभार क्या हो जाता है कि जब रक्त की गुठली बन जाती है, जैसे हार्ट वाले पेशेंट है, जैसे पैरालिसिस वाले पेशेंट है, तो डॉक्टर चाहते कि वो गुठली न बन जाए, हाँ, विटामिन के की एक्शन कम हो जाए, तो उसके लिए ये डॉक्टर लोग देते हैं वारफेरिन नाम का इंजेक्शन। और जब भी आपके ऑपरेशन का टाइम आता है तो ये एस्पिरिन हो या वारफेरिन हो, जो बोलते हैं ना रक्त पतली करने वाली दवा, रक्त को पतली करने वाली दवा का मतलब एस्पिरिन की गोली या वारफेरिन की गोली, ये बंद किया जाता है शस्त्र कर्म के पूर्व। क्यों डॉक्टर साहब क्यों बंद करते हैं? अरे भैया, शस्त्र कर्म करते समय, सर्जरी करते समय डॉक्टर लोग तो चिरफाड़ करते हैं ना, कट वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें से जो ब्लीडिंग होगा वो ज्यादा नहीं चलेगा क्या? क्योंकि आप पेट में पहले से ही एस्पिरिन ले रखी है, वारफेरिन ले रखी है, तो ब्लड क्लॉट कैसे होगा? वो तो ब्लड पतले करने की दवा आप ले रहे थे। तो कुछ समय के लिए ऑपरेशन के वक्त आपको रक्त पतली करने वाली दवा डॉक्टर लोग बंद करने के लिए बताएंगे, सिर्फ 2 3 5 दिन के लिए बस, बाकी फिर चालू करना है। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? आगे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग, कई कबार जैसे मैंने अभी कहा क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, डेफिशिएंसी उसके नंबर्स है। फैक्टर 7 causes the deficiency of factor 9 which causes the factor Christmas disease, इसका नाम है हीमोफीलिया, ये बीमारी का नाम। क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होने की वजह से होने वाली बीमारी का नाम हीमोफीलिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी खून तो चल रहा है, हाँ खून तो चल रहा है, तो क्या करेंगे, उसका उपाय कैसे करेंगे? यहां पर देखिए उसका उपाय। द फैक्टर्स विच विल हैव ए मेजर इफेक्ट ऑन द वुंड आर मैनेज्ड, उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं हम डॉक्टर लोग? पहले तो देखते हैं कि टाइप ऑफ द वुंड, जख्म कैसी है। पहले सब प्रकार मैंने बता दिए, इंसिजन है या लेसरेटेड है। जब भी ऊपर वाली सुपरफिशियल है, बाह्य है, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा पैक करेंगे तो खत्म, ब्लीडिंग स्टॉप। जब अंदर से अंदर घुस गया है और अंदर वाली वेसल टूट गई है तो हमें सीचरिंग करनी पड़ेगी, सिलाई करनी पड़ेगी अंदर वाली। ठीक है ना? ये देखिए एरिया ऑफ द वुंड, कितना एरिया उन्होंने अफेक्ट कर दिया है वो भी देखते हैं हम डॉक्टर लोग। प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, जब तक हमारी जख्म में कुछ कांच का टुकड़ा बचा है, कुछ कांटा बचा है, तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो पहली डॉक्टर की, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब जख्म से वुंड वुंड जख्म के द्वारा ब्लीडिंग हो रहा है तो पहली जख्म बिल्कुल क्लीन कर दो यार, एकदम स्वच्छ। डॉक्टर लोगों के पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ऐसा पानी जैसा द्रव्य डालते हैं, फुस 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 ऐसे बबल्स निकलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम लिख सकते हैं आप, स्टूडेंट्स हो तो कौन सी भी जख्म क्लीन करने के लिए ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, और बाद में उस पूरी तरह से थोड़ा सा डाइल्यूटेड सेवलॉन वगैरह लोशन लेकर, अच्छी स्टराइल कॉटन लेकर क्लीन क्लीन कर दो यार, क्लीन कर दो। उसमें कुछ भी रेती का कण, कुछ भी फॉरेन बॉडी, कांच का टुकड़ा, कांटे का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। जब तक यह अंदर कुछ रहेगा तब तक
ब्लीडिंग, रक्तस्राव नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो पहली जिम्मेदारी बनती हर व्यक्ति की, फॉरेन बॉडी निकालनी चाहिए। बहुत बढ़िया है। देखिए द की पॉइंट्स ऑफ द वुंड मैनेजमेंट, पहला तो क्या करना है, जहां पर ब्लीडिंग हो रही है वो पार्ट एलिवेट करना है। जहां ये देखो मेरे यहां से ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसा हाथ रखो, ऐसा रखेंगे तो ग्रेविटी से द्वारा ब्लीडिंग चालू रहेगी, तो ऊपर करना है हाथ। इसको सिर्फ गलत मत समझिए, क्योंकि मैं पहले एपिस्टेक्सिस की बात कर रहा हूं तो उधर एलिवेट नहीं करना है, उधर एलिवेट नहीं करना है। ये सब एलिवेशन की बात आती है हाथ और पैर के बारे में। हाथ और पैर के बारे में जब ब्लीडिंग चल रही है तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण से ब्लीडिंग ज्यादा, ऐसा रखेंगे तो नीचे ब्लीडिंग हो जाएगा, ऐसा रखेंगे तो थोड़ा ब्लीडिंग कम हो जाएगा। नाक के बारे में नहीं, नाक में एपिस्टेक्सिस है तो पीछे नहीं लेना है, उसको आगे झुकाना है। संदेह नहीं है ना मन में? संदेह है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब दे दूंगा। समझ में नहीं आ रही बात तो ठीक है। डायरेक्ट प्रेशर दूसरी चीज है जो भी स्टराइल शुद्ध होनी चाहिए, कॉटन हो या बैंडेज हो या हैंकरचीफ हो, ऐसा गट्ट दबाना है, बिल्कुल बिल्कुल दबाना है, दबा के रखना है। दबा के रखने से अंदर वाली रक्त वाहिनी ऐसे दब जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, रक्तस्राव बंद हो जाएगा। और क्या करना है, प्रेशर पॉइंट ढूंढना है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस, ये ध्यान में रखिए, डायरेक्ट प्रेशर और प्रेशर पॉइंट्स। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए ये स्टेप्स का डिटेल वर्णन किया है, यहां पर एक एक करके देखते। एलिवेशन, कीपिंग द वुंड अबव द लेवल ऑफ द हार्ट, जैसे मैंने हाथ ऊपर किया था अभी, विल डिक्रीज द प्रेशर एट इंजरी पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा रक्तस्राव नहीं होगा। इट रिड्यूसेस द ब्लीडिंग, जब आप ऊपर करते हाथ रखते हैं तो। दिस मेनली अप्लाइज टू द लिम्स एंड हेड, सिर्फ इतनी सी बात है, नाक के लिए नहीं, बार बार कह रहा हूं। द मोस्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल डू नॉट यूज द एलिवेशन ऑन द लिम्ब विच आर ब्रोकन, ये बात महत्वपूर्ण, आईएमपी लिखा है मैंने, ये जो है ना मेरा साइन आईएमपी वाला, जब अंदर वाली हड्डी टूटी फूटी है, फ्रैक्चर हो गया है, आपको एक्सीडेंट हो गया है, उस टाइम एलिवेट नहीं करना, उस टाइम एलिवेट नहीं करना। फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर है, टूटे फूटे हड्डियां हैं, कृपा करके एलिवेशन सीधा रखो, सीधा रखो, सीधा रखो, एलिवेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरेक्ट प्रेशर, प्लेसिंग द प्रेशर ऑन द वुंड, ये देखिए यहां पर, विल कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल मैन्युअली, दबा के रखो, दबा के रखो यार। हाँ, ideally a barrier such as the dogs should be used between the pressure supplier and they would help to reduce the change of infection। ये बात छोड़ दो, आपकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए, ऐसा कुछ टिपिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बाद छोड़ दो। अभी ये प्रेशर पॉइंट देखते हैं। इन सिचुएशन वेयर डायरेक्ट प्रेशर एंड एलिवेशन आर नॉट पॉसिबल, हाँ, इट इज एडवाइज टू यूज द प्रेशर पॉइंट्स, वहां पर ऐसे कुछ जगह होती है जो आपको पता नहीं होता, वो डॉक्टर लोग करेंगे, टू कॉन्स्ट्रिक्ट द मेजर आर्टरी विच फीड्स द पॉइंट इन द ब्लड। जहां पर देखिए ये मेरा हाथ कुछ ब्लीडिंग चल रहा है तो मैं एक विशिष्ट पॉइंट पर इधर एक्सिलरी वेसल पर प्रेशर दूंगा, तो अपने आप वाला नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा प्रेशर के द्वारा, मतलब रक्त प्रवाह थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। फिर ये आपने नहीं करना है, आपने नहीं करना है, प्रथमोपचार नहीं है, फर्स्ट एड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। This is performed at a place where a pulse can be found, such as the femoral artery। जब लेग्स में, हमारे पैर में जब ब्लीडिंग चलता है अंगूठे में या कुछ जगह पर, तो हमारी जो जांघ होती है, इंग्वाइनल रीजन, वहां पर फीमोरल आर्टरी पर डॉक्टर लोग, स्किल है ये, प्रेशर देते हैं। इट इज यूज्ड ओनली व्हेन अदर मेथड्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड एंड एलिवेशन ऑफ द इंजर्ड एरिया, ये पहले कह दिया है। यूज 4 फिंगर्स, ये इसके द्वारा हम पल्स देखते हैं, उधर की जो पल्सेशन चल रहा है ना वो रुकाने की कोशिश करते हैं दाब देकर। वंस द पल्स हैज बीन लोकेटेड, अप्लाई द फर्म प्रेशर विद द heel of the hand, use 4 fingers along the path of the artery to compress the artery against the underlying bone। वहां पर दबाकर आर्टरी को हम रुका देंगे। यहां पर जैसे यह देखिए, यहां पर मैंने प्रेशर दिया है 4 फिंगर्स के द्वारा, और मैं नीचे वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई कम कर रहा हूं क्योंकि मेरे को रक्तस्राव को रोकना है। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग, अभी ये बाहर वाली ब्लीडिंग हो गई, बाह्यता रक्तस्राव, अभी अंदर ब्लीडिंग चल रही है तो क्या करना है। इंटरनल ब्लीडिंग इज बियॉन्ड फर्स्ट एड, ध्यान में रखिए, अंतर्गत रक्तस्राव चल रहा है तो एम्बुलेंस बुलाना है, अस्पताल में लेना है, घर पर हम कुछ नहीं कर सकते।
कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अंदर वाला जो ब्लीडिंग चल रहा है वो लाइफ थ्रेटनिंग, मनुष्य मृत हो सकता है, वो मर जाएगा बेचारा। तुरंत तुरंत भगा दो, बच्चा है तो तुरंत उसको उठा के एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल में ले जाओ। डेफिनेट ट्रीटमेंट फॉर इंटरनल ब्लीडिंग, समटाइम्स शस्त्र कर्म करने की जरूरत पड़ेगी, अल्सर की बात है और कुछ बात, परफोरेशन की बात है, आंत्र में एक छिद्र पड़ गया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। विटामिन के देनी पड़ती है सलाइन के द्वारा, प्लाज्मा, कभी कभार खून भी चढ़ाया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, ठीक है। और अंडरलाइन ट्रीटमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कॉज, कॉज के ऊपर हिसाब से वो सब ट्रीटमेंट वगैरह दी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के ये चर्चा में ज्यादातर हमने देखा होगा कि बच्चों वाले होने में जो इमरजेंसीज होती हैं, जैसे कि एपिलेप्टिक फिट्स है या हिमरेज है या फॉरेन बॉडी है, इसके बारे में डॉक्टर देशपांडे ने बहुत हिंदी भाषा में सरल तरीके से बात आपके सामने प्रस्तुत की है। होता है, आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सब दीजिए और लाइक शेयर करते रहिए और चैनल भी सब्सक्राइब करने की कृपा करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।